ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। यूपीएससी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स हमने शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी थी जिसमें हमने इनिशियल की जो चीज़ें हैं वो बताई थी, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से रेफरेंस सोर्सेज से हमने चीज़ें ली हैं वो आपको पहली वीडियो में मिल जाएंगी। राइट, इससे पहले कि जो क्वेश्चन हैं कैसे आते हैं वो हमने पहली वीडियो पार्ट में बताया था। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यूपीएससी जो मेंस क्वेश्चन कैसे पूछती है। चलिए, ये 2018 देखिए 2018 है, 2017, 2016, 2016, 2015, 2014, मतलब 2014 से 2018, 2020 तक कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, ये मेंस के क्वेश्चन है, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के जनरल स्टडीज पेपर 3 उसके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हैं? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग सेंडाई फ्रेमवर्क। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क कब हम करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2004 में सुनामी आई थी, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं रिसेंट का एक क्वेश्चन बताता हूं आपको जो सबसे पहले 2019 में पूछा गया था। 2019 का यूपीएससी मेंस क्वेश्चन क्या था? देखिए बहुत सिंपल है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में लिखना था। अब ये आप तभी समझ पाओगे जब आप डिजास्टर और उसके टर्म को समझोगे। तो मैं यहाँ पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स तथा मेंस के बेसिस पर डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ हैजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड। 2019 में फिर से दूसरा क्वेश्चन। सोच सकते हो जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर जीएस पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, अब ये टर्म आप तभी समझ पाओगे जब चैप्टर आप करोगे। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से करना है, फ्री में लेक्चर है तो क्वालिटी है वो हम आपको देंगे, कंटेंट हम आपको देंगे, ठीक है, पीडीएफ हम आपको देंगे, बट आपको ये करना है कि रिवाइज करना है, अच्छे से ये वीडियोस देखनी है। ठीक है, फ्री में लेक्चर है तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, ठीक है। बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बुक है अगर उसको परचेज करना तो आप जो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, सिर्फ 99 रुपीज़ की आप ये अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ में आप क्लिक करोगे, अपने यहाँ पर नेम डालना है, ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर, जो भी आप ईमेल डालेंगे वहाँ पर से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीआर पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ना इस फ्री ग्रुप में यूपीएससी मेंस की तैयारी हम फ्री में करवाते हैं। राइट, यानी कि एक क्वेश्चन आपको डेली के बेसिस पे मिलता है। जैसे आज 13 मई है तो आज इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इवन इसी फ्री ग्रुप में आपको डेली के बेसिस पे ये आंसर राइटिंग भी मिलती है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है, 16 मई से पहले देख रहे हैं, तो 16 मई तक का ऑफर है, ईयरली प्लान है जिसमें पूरे 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6 to 12th नोट्स सिर्फ 349 रुपीज़ का। अगर ये सभी प्लान, ईयरली प्लान, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और यूपीएससी सीसेट वीडियो कोर्स जो कि मेरे द्वारा फ्रेम किया गया है, अगर आप उसको लेते हैं तो सिर्फ 799 रुपीज़ में अवेल कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज और सीसेट वीडियो ये लाइफ टाइम आपको मिलेंगी। लेना कैसे है? दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी करनी है और उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। ठीक है, वैसे ओरिजिनल प्राइसेस इसके 499, 499 और 499 हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मेजर पार्ट और चैप्टर 1 है। सोचो प्रीलिम्स आज ही के 16 मई, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 13 मई को, आज ही के दिन यूपीएससी ने प्रेस रिलीज जो है नोट रिलीज किया था जिसमें 10 अक्टूबर बताया गया है 2021 के लिए प्रीलिम्स की डेट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिजास्टर और उसके टर्म को अच्छे से समझना। हमारा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का पूरा एम रहेगा कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट को समझें। जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे डिजास्टर के, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी, रिस्क, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, इस पूरे चैप्टर में इसको करेंगे। शुरू करते हैं। इस चैप्टर को ऐसे फ्रेम किया गया है, ये हमने ही बनाई है ये बुक। इस तरह से फ्रेम किया गया है कि जिस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप
जो भी नोट्स पढ़ें वो यूपीएससी मेंस क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ें कि मेंस कैसे पूछता है। एट द एंड हमें मार्क्स गेन करने हैं और रैंक लानी है आईएएस आईपीएस आईआरएस के लिए, ठीक है, आईएफएस के लिए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन और ये पूरी बुक फ्रेम की गई है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिजास्टर क्या होता है। कोई भी एक सडन एक्सीडेंट, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, जो भी ग्रेट डैमेज करे या लॉस ऑफ लाइफ हो, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। मतलब कोई सडन सी चीज़ जैसे सुनामी आ जाना, अचानक से अर्थक्वेक आ जाना, ये सब डिजास्टर में होता है। बट एक डिजास्टर को सबसे पहले आप कहोगे कैसे। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताना पॉज करके। मैं कहूँगा सपोज ये एक एरिया है ए और ये एक एरिया है बी। इस एरिया में मान के चलो बिल्डिंग है बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग रहते भी हैं और यहाँ पर जनसंख्या है। पर जो बी वाला एरिया ना वो रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पर कोई सिर्फ बिल्डिंग है, लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया सेम इंटेंसिटी का और यहाँ पर भी इस कोने में भी आया। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए आप ए वाले को डिजास्टर मानोगे या बी वाले को, या दोनों को ही, या दोनों को नहीं, ठीक है। आई थिंक आपने अपना आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा जरूर ए वाला। डिजास्टर उसी आप टर्म को कहोगे। अर्थक्वेक आना डिजास्टर नहीं कहलाता। डिजास्टर तभी कहलाएगा जब ग्रेट डैमेज हो या किसी की जान जाए, लॉस ऑफ लाइफ हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस पर हो, सोशली बेसिस पर हो, ठीक है, तो तभी उसको डिजास्टर कहेंगे। तो आई थिंक ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया डिजास्टर को समझने के लिए, राइट। जनरली डिजास्टर का मतलब क्या होता है, डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पर डिजास्टर आ गया, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे थे, जिसमें सोसाइटी को डिसरप्शन हो उनकी फंक्शनिंग में, कॉजेज ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉसेज हो, और हमारी जितनी भी प्रिपेयर्डनेस हैं या रिसोर्सेज हमारे खुद के उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि उस डिजास्टर को कोप अप कर पाओ, ठीक है, या उस डिजास्टर को अच्छे से कवर कर पाओ, तो उसी को कहते हैं डिजास्टर। बट एक्चुअल में मैं आपसे बोलूँगा कि अगर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन पूछती है तो आप डिजास्टर की ये वाली डेफिनेशन ना लिखें, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आप लिखें जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट की है, राइट। ऑल्सो इन नेशनल एक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 डिजास्टर की एक्चुअल डेफिनेशन आप इसे लिखेंगे। कभी भी क्वेश्चन आ गया तो आप इसी डेफिनेशन को लिखेंगे। डिजास्टर इज ए सीरियस डिसरप्शन ऑफ ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी फंक्शनिंग कॉजिंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल लॉसेज which exceed the ability of affected community or society to cope using its own resources। मतलब हम अपने ही खुद के रिसोर्सेज से जो भी डैमेज हुआ है उसको कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसे आप कहोगे डिजास्टर। आई थिंक मैं आपको यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ डिजास्टर का। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ईजिली जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आएगी तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर जो शब्द है फ्रेंच शब्द है डिजास्टर, जिसका मतलब है दो शब्दों से मिलके बना है ये। DES इसका मतलब है बैड और एस्टर इसका मतलब है स्टार, यानी कि बैड या एविल स्टार। तो प्रीलिम्स में मे बी पूछा जाए ये शब्द का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। फ्रेंच भाषा का ये शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना है, राइट। और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो ए डिजास्टर इज ए रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब ये जो है प्रीलिम्स के लिए पॉइंट है। अब मैंने जैसे बोला आपसे कि मैं सिर्फ मेंस के बेसिस पे नहीं करा रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स की भी जो क्वेश्चन है उसकी नॉलेज आपको दूंगा कि डिजास्टर इज द रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ। डिजास्टर तभी कहलाएगा जब उसमें हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, इनसफिशिएंट कैपेसिटी हो ताकि वो रिस्क पोज कर सके, उसी को कहेंगे डिजास्टर। मतलब आप डिजास्टर तब कहोगे ना जब उस डिजास्टर में, जैसे मैंने ए का एग्जांपल दिया, यहाँ पर मैंने कहा बिल्डिंगें भी हैं, लोग भी रह रहे हैं, तो जब उसमें हजार्ड यानी कि मतलब अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी, वल्नरेबिलिटी, वहाँ लोग रह रहे हैं तो ज़्यादा एरिया प्रोन है ना, डिजास्टर हो सकता है। और इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, मतलब यहाँ के लोगों को पता नहीं है या पता भी है तो जल्दी भाग नहीं पाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, तो डिजास्टर उसी को कहोगे जब यहाँ पर तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब इन चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है। ये मेंस के लिए डेफिनेशन हो गई आपकी, और जो ये वाला पार्ट है
ये आपका प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, चलिए नाउ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं ओरली बता रहा हूं उसका थ्योरी बेस्ड भी हमने लिखा है। एग्जाम्पल, एन अर्थक्वेक इज एन अनइनहेबिटेड डेजर्ट, मतलब जहां पर लोग नहीं रहते हैं, कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए डिजास्टर नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द इंटेंसिटी प्रोड्यूस, मतलब कितना ही तगड़ा अर्थक्वेक आ जाए उसे आप डिजास्टर तब तक नहीं कहोगे। मतलब एक ऐसा रेगिस्तान जहां पर लोग रहते ही नहीं हैं उसे डिजास्टर नहीं मानोगे। डिजास्टर ऑकर्स ओनली व्हेन हजार्ड और वल्नरेबिलिटी मीट, जहां पर अर्थक्वेक भी आए और वल्नरेबिलिटी वहां पर लोग भी रहें तो उसी को डिजास्टर कहोगे। तो देयरफॉर आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। मेजर डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में। अब कोई भी डिजास्टर पूछे तो अब आप एक्सप्लेन कर पाओगे। डिजास्टर को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें वाटर, क्लाइमेट, डिजास्टर है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जो हमारा बेसिक सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इग्नो का मटेरियल है, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने अच्छे तरीके से समझाया जाना चाहता है उसको हमने यहाँ पर कंपाइल किया है। वाटर और क्लाइमेट डिजास्टर, बाढ़ आ जाना, हेल स्टॉर्म, क्लाउड बस्ट, बादल फटना, ये उत्तराखंड में हुआ था रिसेंट। आप 2020 का इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। साइक्लोन आना, हीट वेव आना, कोल्ड वेव आना। हीट वेव और कोल्ड वेव क्या होती हैं, अगर आप हमारा हिंदू एनालिसिस फॉलो करते हैं तो आप सबको पता होगा। मतलब हीट वेव बहुत सिंपल है यार, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से एक टेम्परेचर बढ़ जाना। मतलब अगर मैं प्लेन्स के बारे में बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक टेम्परेचर जब पहुंच जाता है उसे हीट वेव कहते हैं। वहीं पर अगर माउंटेनियस रीजन, मतलब जैसे उत्तराखंड वाले एरिया जहां मैं रहता हूं, वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, एटलीस्ट कम से कम 30 होगा, तो उसे हीट वेव कहेंगे। वैसा ही कोल्ड वेव होता है, ड्रॉट होता है, हरिकेन होता है। जियोलॉजिकल डिजास्टर, लैंडस्लाइड आना, अर्थक्वेक आना, वॉल्केनिक इरप्शन आना, टॉर्नेडोज आना। बायोलॉजिकल डिजास्टर, वायरल एपिडेमिक्स, पेस्ट अटैक, कैटल एपिडेमिक, लोकस्ट कितना ज़्यादा पाकिस्तान से भी आ रहे थे ये। बायोलॉजिकल डिजास्टर में आप कोविड-19 को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी है एग्जांपल, रिसेंट कोविड-19 कैटेगराइज एज बायोलॉजिकल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जैसे केमिकल और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होना, कहीं पर किसी फैक्ट्री से कोई केमिकल रिलीज होना। न्यूक्लियर डिजास्टर, मतलब न्यूक्लियर, अगर आप यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं वहाँ पर रेडिएशन एमिट होना। मैन मेड डिजास्टर, अर्बन फॉरेस्ट फायर, ऑयल स्पिल। फॉरेस्ट फायर अभी कहाँ पर लगी है, मिजोरम में। कोलैप्स ऑफ ह्यूज बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, राइट। चलिए अब दो टर्म को अच्छी तरह समझ लेते हैं। एक होता है एपिडेमिक लेवल, एक होता है पेंडेमिक लेवल। पेंडेमिक तो आई थिंक जो ये शब्द है 2019 से ही चर्चाओं में रहा है, जब से कोविड-19 फैला। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, जब कोई एक बड़ा डिजास्टर, कोविड-19 जैसे, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इंक्लूड किया है, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, मच लार्जर रीजन में फैले, जनरली इंटायर कॉन्टिनेंट में, एशिया में फैला है, अफ्रीका में फैला है, अमेरिका में फैला है। कोविड-19 कहाँ नहीं फैला। तो इसी को जब कोई एक डिजास्टर एंटायर कॉन्टिनेंट में या बहुत बड़ा लार्जर स्पेस वो कवर करे और वहाँ पर फैला हो हर जगह, अगर मैं पूरा ये वर्ल्ड मैप बताऊँ तो हर जगह ये पॉइंट जो डॉट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर जगह वो कोविड-19 फैला है, तो इसी पर्टिकुलर को कहेंगे पेंडेमिक लेवल। एपिडेमिक, जब किसी एक छोटी एरिया में या किसी गिवन कम्युनिटी में फैला हो तो उसे एपिडेमिक कहेंगे। रिसेंटली कोविड-19 हर एक कॉन्टिनेंट में फैला है तो इसे हम कहेंगे पेंडेमिक लेवल पर डिजास्टर हमें देखने को मिला है, राइट। चलिए अब बात आती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, ठीक है। डिजास्टर समझ लिया, डिजास्टर को मैनेज कैसे करेंगे फिर। क्या नेशनल लेवल पर हमारा कोई ऐसा एक्ट है? यस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्यों लाया गया ये एक्ट? एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, लोकसभा में एमपीज को चुना है। एक हमारी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। बिल लाया जाता है, जो हमारे कानून लॉ मेकर्स हैं, जिसे लेजिस्लेचर आप कहते हैं, कानून लाते हैं। लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो वह बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। तो 2004 में जब बहुत बड़ी सुनामी आई थी 2004 की, तो बहुत लोगों को डिसरप्ट किया था, लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हुआ था। तो हमारी सरकार को एक ज़रूरत पड़ी कि एक कानून लाया जाना चाहिए, तो उसी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया 2005 का। इस एक्ट में
बहुत सारी चीज़ें बात की गई कि किस तरह से डिजास्टर को कम करेंगे, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें कि नेसेसरी मेजर्स अगर डिजास्टर आ जाता है तो क्या क्या हम अपनाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, किसी डिजास्टर को कम करना, उसके लिए तैयार रहना, किस तरह से डिजास्टर से डील करेंगे ये देखना, क्या इफेक्ट रहेगा एसेस करना, सीवियरिटी को कितना ज़्यादा इंटेंस है, रेस्क्यू कैसे करेंगे, फिर बचाएंगे कैसे, फिर रिहेबिलिट कैसे करवाएंगे। अगर कहीं पर डिजास्टर आ जाता है, वहाँ के लोगों की बिल्डिंग है, झुग्गी झोपड़ी, कहीं बिल्डिंग है बहुत सारी दूसरी, कच्चा हाउस पक्का हाउस टूट चुका है, तो उनको दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करेंगे, उनके लिए कैसे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लिखा गया है। राइट। अगर आप देखेंगे ना, सपोज मान के चलो अगर आप जाओगे, अभी आप नहीं, मैं किसी एक्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर आप गए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आपका पुलिस चालान करती है ना, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर करेगी। अगर आप देखोगे पर्ची जो भी आपको दी जाएगी ना, जिसमें आपका चालान कटा होगा, वो स्टेट, जिस भी स्टेट में हो, जैसे उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बेसिस पर वो चालान कटेगा आपका। समझ में आया ये मैं क्यों कह रहा हूं। राइट। चलिए, डिजास्टर समझ लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट समझ लिया। अब सबसे पहले कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं यार डिजास्टर मैनेजमेंट को, मतलब डिजास्टर है उसको कैसे मैनेज करेंगे आप। जो मैं एजेंसी बताने वाला हूं, ये एजेंसीज प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेंस में डायरेक्टली इन एजेंसीज के बारे में पूछ लिया जाता है। सबसे पहली जो एजेंसी मैं बताना चाहता हूं वो है NDMA। फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एजेंसी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है। जनरली चाहे मैन मेड डिजास्टर हो या कैसा भी डिजास्टर हो, ये कोऑर्डिनेट करती है नेचुरल डिजास्टर के लिए, मैन मेड डिजास्टर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, NDMA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 30 मई 2005 को। बहुत सारी PCS जो आप देते हैं उसमें डेट भी याद करनी जरूरी है, बट UPSC में डेट करनी जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो दूसरा पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, कि NDMA को जो चेयरपर्सन होते हैं उनके PM होते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर जैसे मोदी जी हैं वो ऑलरेडी PM के पद में हैं, तो मतलब जो भी PM के पद में होगा वो NDMA का चेयरपर्सन होगा। मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है कि एक पद तो आपके पास है ही, बट अगर आप उस पद में हैं तो आप ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन भी बन जाएंगे NDMA के। ठीक है। चलिए, NDMA ही कोऑर्डिनेट करवाता है स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, और ये 9 मेंबर के बोर्ड को हेड करती हैं, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर होते हैं। ठीक है। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, कम्युनिकेशन है, मेट्रोलॉजी है, नेचुरल साइंसेज, वो NDMA ही देखता है। NDMA डे टू डे मैनेजमेंट देखता है, बहुत सारी चीज़ों पे देखता है। प्लानिंग है, किस तरह से उसको सॉल्यूशन निकालने चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है। अब जो ये छोटे छोटे टर्म आ रहे हैं ना, वो अपने आप में ही खुद बहुत बड़े टर्म्स हैं जब आप UPSC मेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देता है इंस्टीट्यूशन में, कम्युनिटी इन द मिटिगेशन फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस सिचुएशन और ए डिजास्टर। NDMA को वही अगर विकिपीडिया पे देखोगे 2005 एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, चेयर जो पर्सन होंगे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर जो अभी रिसेंट में है। अब मैं आपके इंटरेस्ट के बारे में बात बताता हूँ। देखो, जो NDMA है ना, मैंने कहा नेशनल एजेंसी है, वो देखो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन करती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के साथ कोलैबोरेट करती है। UPSC प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, आपने ये सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वही एकेडमी है जब आप IAS रैंक पाओगे और आपकी ट्रेनिंग होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में है, आई थिंक, उसको चेक कर लेना, बट ये वही एकेडमी है जहां पर IPS की ट्रेनिंग होती है। सोचो, NDMA, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल, जिसे लसबना कहते हो, उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब
आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो फाइनल अभी समझ में आएगा आपको, आपके पास ही रोल रहता है। तो एनडीएमए पहले ही इनके साथ कोलैबोरेट करके आप लोगों को, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, कि किस तरह से डिजास्टर आ सकता है, आपको पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाएगी। समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा है। ये कोलैबोरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ भी, कि कभी इमरजेंसी के दौरान हेल्थ और एम्बुलेंस सर्विसेज पर बात आती है तो किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, सोचो। ठीक है, पहले ही तो यूपीएससी आप समझ रहे हो ना डिजास्टर पर क्यों क्वेश्चन बनाता होगा, समझ रहे हो कितनी बड़ी एजेंसी है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कोलैबोरेशन करके ट्रेनिंग पहले ही दे देता है आप लोगों को। समझ में आया? चलिए, एनडीएमए आई थिंक मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बता चुका हूँ, यूपीएससी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी पूरा बता चुका हूँ। दूसरी एजेंसी हमारी आती है जो डिजास्टर को कम करती है, वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ। स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स होती हैं, जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही बनी है। और देखो इसके चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए तो पीएम होते ही हैं, बट ये एनडीआरएफ है, मतलब ये स्पेशलाइज्ड फोर्स की तरह काम करती है। ठीक है, और हालांकि एपेक्स बॉडी तो एनडीएमए है, ठीक है, ये इसके नीचे आती है एनडीआरएफ, ये चीज़ याद रखना। पर डिजास्टर के लिए अगर कोई बोलेगा एपेक्स बॉडी कौन है, वो है सिर्फ एनडीएमए। ठीक है, एग्जाम्पल हाल में ही आया था साइक्लोन नीरव, तमिलनाडु में पुडुचेरी में, इसका नाम दिया था ईरान ने। हर एक देश अपने अपने यहाँ पर साइक्लोन आते हैं उसका नाम देता है। हालांकि साइक्लोन के नेम कैसे देते हैं उसको बाद में भी कवर करेंगे, बट अभी हमारा मुद्दा है डिजास्टर और उसके टर्म को समझना। बट जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब आप कहोगे ये है क्या यार, एनडीएमए आपने बता दिया सर, एनडीआरएफ आपने बता दिया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है? देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट जब एक्ट आया था ना, तो एनडीएमए तो बना ही बनाया था, उसके बाद सेंटर ने, मतलब हमारे केंद्र सरकार ने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई थी। ठीक है, क्यों बनाई थी? ताकि वो एनडीएमए इतनी बड़ी अथॉरिटी को असिस्ट करे, मतलब उसकी हेल्प करे कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को कर रहे हो तो उसके एग्जीक्यूशन में उसका मदद करे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एनईसी है क्या। ओके, नाउ एनडीएमए के चेयरपर्सन तो पीएम होते हैं, पर एनईसी के चेयरपर्सन कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एनईसी के क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। सेक्रेटरीज दूसरे भी इंक्लूड रहते हैं, एग्रीकल्चर के, एटॉमिक एनर्जी के, डिफेंस के, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के, ये सब चीज़ें। ठीक है, जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, वो भी एनईसी के मेंबर होते हैं। और एनईसी ये पूरी है, ठीक है, एनडीएमए को हेल्प करती है, बस इतना याद रखो। ओके, और इसके चेयरपर्सन भी याद रखना। आपसे पूछा जाएगा एनईसी जो है वो एनडीएमए के साथ काम करती है, वो उसको असिस्ट करती है, ना कि उसके साथ काम करती है। क्या पीएम है एनईसी के चेयरपर्सन? नहीं, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री है। ठीक है, राइट। चलिए, फंक्शन क्या होगा? असिस्ट करता है एनडीएमए को, पॉलिसीज़ जो एनडीएमए फ्रेम करती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शन देती है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। नेशनल प्लान प्रिपेयर करती है जो कि एनडीएमए अप्रूव करेगा। नेशनल प्लान होता क्या है? कोविड-19 में 23-24 मार्च को जब पिछले वर्ष 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि उसने नेशनल प्लान नहीं बनाया। किसके लिए? अगर नेशनल प्लान होता ना यार, नेशनल प्लान प्रिपेयर होता, तो इतने ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी डेथ नहीं होती। और वो काम था उसमें एनडीएमए का। अब एनडीएमए को आप समझ रहे हो ना, कौन हेड कर रहा है? पीएम। तो सोचो गवर्नमेंट का कितना बड़ा फेलियर है कि एक नेशनल प्लान नहीं बना पाए। एनडीएमए की वो सबसे बड़ी गलती है, राइट। टेक्निकल असिस्टेंस देता है गवर्नमेंट और उसके अथॉरिटीज़ को, मॉनिटर करता है नेशनल प्लान्स को। एनडीएमए के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको और अच्छे तरीके से मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, आई थिंक आप एनईसी के जो फंक्शन है, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है यूपीएससी मेंस में। कमेंट अपॉन द पावर एंड फंक्शन ऑफ एनईसी। तो इसमें आप एनईसी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो कि असिस्ट करने का काम आती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री हैं, और इसके बेसिस पर आप अपना आंसर दोगे। नाउ दूसरी अथॉरिटी है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हर एक राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इसके हेड होते हैं। आप सबको पता है जो सेंट्रल लेवल पे एनडीएमए काम करती है, फिर उसके नीचे लेवल पर हर एक राज्य में एसडीएमए काम करती है।
और उस एचडीएमए को सपोर्ट करने के लिए, जैसे एनडीएमए को सपोर्ट करने के लिए कौन है, एनईसी, ठीक है, वैसे एचडीएमए को सपोर्ट करने के लिए कौन है, एसईसी, ठीक है, वही असिस्ट करती है। अब है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए। जब आप आईएएस बन जाओगे ना तो अब तब आपको ये समझ में आएगा। मैंने कहा टॉप लेवल पे एनडीएमए है, राज्यों के लिए एसडीएमए है और जिलों के लिए डीडीएमए है। सोचो कितना डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये अच्छे से काम कर रहा है। यही ऊपर से गाइडलाइंस बन के आती हैं, नीचे नीचे वो अप्लाई होती हैं। डीडीएमए के हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आप बनने वाले हैं, डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं लोकल अथॉरिटी के एज ए को चेयरपर्सन। चेयरपर्सन तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होते हैं, उसमें चुने हुए लोकल अथॉरिटी के, मतलब आप चुन के भी डीडीएमए में जाते हैं लोग। समझ में आ रहा है? वो चीज़ उस पर नहीं है, एनडीएमए या एसडीएमए में नहीं है। हालांकि चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, बट यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं लोकल अथॉरिटी के। ओके, लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, कैंटोनमेंट एरिया है, बोर्ड है, टाउन प्लानिंग है, ये सब लोकल अथॉरिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर डिजास्टर में, कभी भी डिजास्टर आ गया तो उसके लिए हमने एक अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बनाए हैं। भारत में 59 जो % है लैंड मास, वो सिस्मिक हजार्ड उसमें आ सकता है, यानी कि प्रोन एरियाज है। कितनी? 59%। 5% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर फ्लड आ सकता है। 8% पूरे भारत का जो हिस्सा है उसमें साइक्लोन जो आ सकता है। 70% ऐसा हिस्सा है जहाँ पर टोटल कल्टिवेबल एरिया है, जहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जब भी ऐसी बात आए तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। डिजास्टर कंप्लीट है, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा हो चुका है। नाउ अब जो टर्म हमारा आता है वो है हजार्ड का। व्हाट इज़ अ हजार्ड? हजार्ड क्या है? हजार्ड को आप डिफाइन कर सकते हो एक डेंजरस कंडीशन और इवेंट, जैसे सुनामी आ जाना, ठीक है। अभी मैं उसके टाइप्स बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो एक तरह से डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो जाना, उसी को हजार्ड कहते हैं। हजार्ड एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और अरेबिक में इसको बोलते हैं अजजर, ठीक है, अजजर, जिसका मतलब होता है बाई चांस और बाई लक, ऐसा चीज़ें हो जाना, ठीक है। हजार्ड प्राकृतिक भी होते हैं, जिसमें साइक्लोन्स, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन ये होता है, लैंडस्लाइड होना, फ्लड्स, ड्रॉट, फायर्स, आग लग जाना। सोशल नेचुरल हजार्ड भी होते हैं, जहाँ पर लोगों के जो बिल्डिंगें हैं, वस्त्र हैं, इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है। मैन मेड हजार्ड भी होती हैं। मैन मेड हजार्ड जैसे इंडस्ट्री में आग लग जाना, एनर्जी जनरेशन के दौरान एक्सप्लोजन, टॉक्सिक वेस्ट, पॉल्यूशन, स्टायरीन गैस। हाल में टॉक्सिक वेस्ट अगर बात करोगे तो स्टायरीन गैस एलजी पॉलीमर जो से रिलीज हुई, और उस पर अभी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर जो है 50 करोड़ का भी कंपनसेशन की बात की गई कि आप कंपनसेशन दोगे। सिविल स्ट्राइफ, डैम फेलियर, एक डैम बना रहे हैं तो टूट जा रहा है। हजार्ड बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे जियोलॉजिकल हजार्ड में ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और अलग अलग तरीक़ों से इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई किया। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, जियोलॉजिकल मतलब जो अर्थ से रिलेटेड हो। वाटर रिलेटेड हजार्ड भी होते हैं, साइक्लोन आना, फ्लड आना, लैंडस्लाइड होना, सूखा पड़ जाना, स्नो एवलांच होना मतलब बर्फ़ का टुकड़ा टूट जाना, हेल स्टॉर्म। ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा ही गिर गया था, जल स्तर बढ़ा, फ्लड आ गया। एनवायरमेंटल हजार्ड, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटना, पेस्ट इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाना। बायोलॉजिकल भी ये चीज़ें होती हैं, ह्यूमन एनिमल एपिडेमिक्स, फूड पॉइजनिंग, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अगर आप देखोगे, जो जर्मन्स और फ्रेंच ने ना ग्लैंडर यूज़ किया। अब ग्लैंडर आप कहोगे सर ये होता क्या है ग्लैंडर? मैं कहूँगा देखो, जैसा मैंने आपको बोला था पीआर पब्लिकेशन, आप चैनल इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना मैं बताते रहता हूँ। ये देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट करंट अफेयर 2021 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन और फ्रेंच ने ग्लैंडर का यूज़ किया था। ग्लैंडर एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसमें आपको क्या होगा, इन्फेक्शन, कॉमन सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाना। कभी होता ना बुखार में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है,
पसीना आना, मसल्स टूट जाना, ठीक है, ये सब होता है। तो एक तरह से ये बायोलॉजिकल जो हैं चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान ने प्लेग का यूज़ किया था, दूसरे डिजीज़ का यूज़ किया था। एक जो मिथ वाली थ्योरी है या अभी भी थ्योरी चल रही है कि यार जो कोविड-19 है वो किसने फैलाया है, समझ में आ रहा ना, चाइना ने। ये मिथ थ्योरी है कि चाइना चाहता था कि भारत को कमज़ोर करना या दूसरे देशों को कमज़ोर करना, उसकी इकोनॉमी डाउन करना, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा एक बायोलॉजिकल जो है, हालांकि ये एक अभी थ्योरी ही है, प्रूव नहीं हुआ है, तो मैं इसको आपको बोलूँगा नहीं कि यार इसको ही यकीन कर लो या इसको आप अपने फ्रेंड्स को या दूसरे लोगों को बताओ। ये सिर्फ थ्योरी है एक, ठीक है, अनप्रूव्ड थ्योरी। केमिकल और इंडस्ट्री न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी होते हैं, ऑयल स्पिल्स, फायर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, कोई शिप जा रही है, केमिकल उसमें से गिर गया पूरे समुद्र में। एक्सीडेंट रिलेटेड भी होते हैं, बोट, रोड, ट्रेन, फॉरेस्ट फायर, ये सब हजार्ड में आते हैं। आई थिंक अब आप हजार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। जहां पर होगी वल्नरेबिलिटी, जहां पर होगा हजार्ड, मिलके बनेगा डिजास्टर। सिंपल सी बात है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? डेंजरस लोकेशन, डेंजरस बिल्डिंग, लो इनकम लेवल, इंस्टीट्यूशन, शिक्षा जहां लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग, स्किल्स, पॉपुलेशन, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, वो वल्नरेबिलिटीज़ है, उसे वल्नरेबिलिटीज़ कहेंगे। हजार्ड, अर्थक्वेक, सुनामी, जहां पर ये दोनों मिलेंगे उसी को डिजास्टर कहोगे। हजार्ड आ रहा है, वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो उसे नहीं बोलोगे। वल्नरेबिलिटी क्या है और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये देखो क्वेश्चन भी फ्रेम किए हैं आप लोगों के लिए कि एक ऐसा टर्म आ रहा है तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। ब्रीफली डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल विद सुटेबल एग्जांपल। वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल क्या है हमारी कंट्री में। वल्नरेबिलिटी समझ गए कि किसी एक कम्युनिटी में, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया वल्नरेबल है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। जहाँ पर एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया इज लाइकली टू डैमेज और डिसरप्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हजार्ड, उसी को कहते हैं वल्नरेबिलिटी। ये आपके लिए डेफिनेशन है। वल्नरेबिलिटी फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाए या उस टूटने के रिस्क हो तो उसे फिजिकल वल्नरेबिलिटी कहेंगे। आपको कि सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, बिल्डिंग अगर शिक्षा का संस्थान है तो लोगों की यार पढ़ाई डिसरप्ट होगी या नहीं, बताओ। लोगों की इकोनॉमिक जॉब जो है वो लॉस हो जाएगी, है ना, तो उसे सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कहते हैं। मतलब पीपल हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं, जो समुद्र के पास रह रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है नए नए कंक्रीट हाउस बनाने का, तो उसी को कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, राइट। चलिए ये भी बता दिया। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है? नाम से लग रहा ना, बोलते ना तेरे पास कितनी कैपेसिटी है यार। एक मैं थोड़ा सा मजाक करूंगा यहाँ पर, सीरियस मत लेना। बोलते ना तेरी कैपेसिटी कितनी है, वो कहता है यार 4 पैग है मेरी, कोई कहता है 10 पैग है मेरी, कोई कहता है यार मैं तो पूरी बोतल ही नीट पी जाऊंगा बिना पानी मिलाए। तो कैपेसिटी वही होती है, रिसोर्सेज मीन्स स्ट्रेंथ विच एग्जिस्ट इन हाउस होल्ड कम्युनिटीज़, जो इनेबल करता है। कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि अगर डिजास्टर आ जाए तो क्या उसको हम जल्दी से, क्या उसके लिए प्रिपेयर हैं या प्रिवेंट हैं या उसके सॉल्यूशन निकाल पाने में सक्षम हैं, उसी को कैपेसिटी कहते हैं। वो भी फिजिकल कैपेसिटी भी होती है, सोशल इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है। फिजिकल कैपेसिटी मतलब हम बिल्डिंग अगर टूट गई है तो दोबारा बना सकते हैं क्या। सोशल इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, लोग अगर गरीब हैं तो क्या सरकार उनको पैसा दे रही है, तो उसी को ये कहते हैं रिस्क। रिस्क तो बहुत सिंपल है यार, कि कोई अर्थक्वेक आया उससे कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, उसी को रिस्क कहते हैं। मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेज, जो हम समझते हैं कि कितना ज़्यादा इससे लॉस हो सकता है, उसी को रिस्क कहते हैं, राइट। और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वही होता है कि किस तरह से कम लोगों की जान जाए, कम से कम प्रॉपर्टी लॉस हो, कम से कम एसेट्स का लॉस हो, ठीक है, तो उसी को रिस्क कहते हैं, राइट। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना यहीं से आते हैं, और 2019 का क्वेश्चन भी यहीं से आया है कि चलो डिजास्टर तो ठीक है, पर डिजास्टर को प्रिवेंट कैसे करोगे, तो इसी टर्म को कहते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मतलब डिजास्टर रिस्क को कम कैसे करोगे, तो बहुत तरीके से होते हैं और इसके स्टेप हैं, ठीक है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं है। सबसे पहले देखो प्रिपेयर्डनेस है इसकी, मतलब क्या हमारी सरकार, कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स रैपिडली इसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस में क्या आता है, वार्निंग सिस्टम आता है कि लोगों को अलर्ट कर देना, इन्वेंट्रीज का मेंटेनेंस हो गया, ट्रेनिंग देना लोगों को, ठीक है, लोगों को इवैक्यूएट करना,
कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, क्रिटिकल सर्विसेज डिसरप्ट ना होना। पहला प्रिपेयर्डनेस, हम तैयार रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है। दूसरा है मिटिगेशन, ठीक है। चलो डिजास्टर आ गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला तो प्रिपेयर्डनेस था, ठीक है। और जो ये मैं लाइन वाइज बता रहा हूँ इसका मतलब नहीं पहले मिटिगेशन सोच लो, पहले प्रिपेयर्डनेस सोचोगे, आप तैयार रहोगे। जब तैयार होगे तभी तो मिटिगेशन निकाल पाओगे। कम से कम हज़ार्ड का इम्पैक्ट पड़े वल्नरेबल कंडीशन में। तो जैसे एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है तो यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा एक मिटिगेशन सॉल्यूशन है। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग जो आप करते हो, ठीक है। अब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल मतलब जो जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना, प्रोग्राम्स या मेजर्स चलवाते हैं ताकि कम से कम डिजास्टर का इम्पैक्ट हो। तो सबसे पहले डिजास्टर से पहले हम क्या कर सकते हैं, आप सबको पता है डिजास्टर से पहले अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं कि यार भाई साहब अर्थक्वेक आ गया तो ऐसा ऐसा करना, टेबल को पकड़ लेना घर के अंदर ही हो तो, ठीक है। ज़्यादा हीरो बन के घर के अंदर ही मत रहना कि मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँगा। तो ये बिफोर ए डिजास्टर ऐसा होता है, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है उसी को आपने थ्योरी में लिख देना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डिजास्टर से पहले तो ठीक है, अवेयरनेस फैला दी। ड्यूरिंग डिजास्टर आप क्या करोगे, जो एक्टिविटीज़ हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, लोगों को बताओगे। आफ्टर डिजास्टर क्या करोगे, रिस्पॉन्स रिकवरी एक्टिविटीज़ करोगे, ठीक है। इसी को कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, मतलब पहले, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर आप क्या कर रहे हो, यही चीज़ें। देखो जो ये पॉइंट बताया ना प्रिपेयर्डनेस वाला, कि प्लानिंग करोगे, वार्निंग होगा, फिर मिटिगेशन वाला है, जो ये चीज़ बताई है डिजास्टर साइकिल, वही चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बता दी। रिहेबिलेट करवाओगे लोगों को, रिकंस्ट्रक्शन कराओगे, रिलीफ दोगे उनको, इमीडिएट इंटरवेंशन करोगे, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कोई दब गया है बिल्डिंग के नीचे तो किस तरह से उसको बचाओगे, ठीक है। ओके, तो बातों बातों में ही 40 मिनट गुजर गए, पता नहीं चला कब गुजर गए। और हमारा एक चैप्टर और आपका एक चैप्टर यूपीएससी मेंस के लिए कंप्लीट हो गया। तो जल्दी ही मैं इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, साइंस एंड टेक भी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी। तो 2 आपके सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं। बदले में मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ, सिर्फ लाइक, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, इंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है, और लोगों को भी शेयर करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बट आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए कंप्लीट गाइडेंस से लेना, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने प्लान्स के बारे में पूछें कि हम आपको कैसे, हम यहाँ पर जो इंडिविजुअल गाइडेंस भी देते हैं वो प्लान भी है, जो इंडिविजुअल गाइडेंस लेना चाहता है और जो कंप्लीट गाइडेंस लेना चाहता है वो भी प्लान है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।